हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 38। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें फ़र्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एथिक्स। उसके बाद है द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, कल्चरल बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, मॉरल एंड रिलीजियस बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, द हार्म डन बाय एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक हार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, हार्म ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, कल्चरल हार्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, मॉरल एंड रिलीजियस हार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसे कि पहला टॉपिक मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग एथिक्स है, तो एडवर्टाइजिंग एथिक्स में पढ़ते हैं दिस डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हाउएवर फेल टू डिस्टिंग्विश एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम से articles in publication like consumer reports which compare, test and objectively evaluate the durability, safety, defects and usefulness of various products। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग की जो कि दी गई है पब्लिकेशन में लाइक कंज्यूमर रिपोर्ट्स वगैरह में जो आती है, अगर हम उसको कंपेयर करें टेस्ट और ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएट के एक प्रोडक्ट है, वेरियस प्रोडक्ट्स की हम मिसाल ले लेते हैं कि उसकी सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और उसमें जो डिफेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो जो डेफिनेशंस है वो फेल हो जाती है इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। One study found that more than half of all television ads contained no consumer information whatsoever about the advertised product। यानी कि एक नंबर दिया जा रहा है कि एक स्टडी की गई जिसमें ये बता रहे हैं कि मोर देन हाफ, यानी कि 50-50 का रेशो होता है हाफ में, और यहाँ पे जो मोर देन हाफ की बात हो रही है, तो अगर आप 60-40 का भी रेशो ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न एड्स जो होते हैं उसमें कंज्यूमर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। And only half of all magazine ads contained more than one information cue। Consider how much information conveyed by the following advertisement। अब वो ये कह रहे हैं कि हाफ जो मैगज़ीन के ऐड जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एज़ कम्पेयर टू जो ऐड टेलीविज़न पे आते हैं। अब वो कुछ एड्स की एग्जांपल दे रहे हैं आपको नीचे और बोल रहे हैं कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसे कि गोट मिल्क का कोई ऐड आता होगा अमेरिका में, तो वो क्या है, अमेरिका डेयरी फार्मर एंड मिल्क प्रोसेसर। अब गोट मिल्क लिखा हुआ है और ये एड्स किन का है, अमेरिकाज डेयरी फार्मर एंड मिल्क प्रोसेस, और एड्स के अंदर सिर्फ वो गोट मिल्क का जिक्र करते होंगे। उसके बाद है कनेक्ट विद स्टाइल। अब ये नोकिया के सेल फ़ोन है, उनके एड्स की जो वैल्यू, जो मेन टैगलाइन है वो है कनेक्ट विद स्टाइल। अब आप देखें कि कनेक्ट विद स्टाइल की थीम लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये मोबाइल फ़ोन है या इसमें मोबाइल फ़ोन में क्या फ़ीचर्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा। अब उसके बाद एक और ऐड देख लें, डव सोप का, इसमें आ रहा है इनसाइड एवरी वुमेन इज़ अ ग्लो जस्ट वेटिंग टू कम आउट। अब आप इसको लिंक करके देखें कि इस लाइन का इस डव सोप से क्या ताल्लुक़ है, यानी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग इसी तरीके से ट्रिकर, एडवर्टाइजिंग जो है वो इमोशंस के साथ एडवर्टाइज़र जो हैं वो आपके साथ खेलते हैं एंड देन उसको आप अपने प्रोडक्ट की तरफ बाय करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स पैदा करते हैं एंड देन आप जो है इंस्पायर होते हैं और वो प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। Advertisement often do not include much objective information for the simple reason that their primary function is not that of providing unbiased information। यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिवल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और इसका सिंपल रीज़न ये होता है कि उनका जो मेन फंक्शन होता है वो है प्रोवाइडिंग अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन। उनका प्रोवाइड कि भाई उनका ये मोटिव नहीं होता या उनका ये फंक्शन नहीं होता कि उन्होंने आपको अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट रेदर इज़ टू सेल अ प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैपन टू कैरी इज सब्सिडी टू द बेसिक फंक्शन एंड यूजली डिटरमाइंड बाय इट। यानी कि उनका जो मेन फंक्शन होता है कि उसने किसी भी तरह उन्होंने जो है वो अपने बायर्स को जो है वो एक बायर को टारगेट करते हैं, एक ख़ास किस्म के बायर्स होते हैं उनको वो टारगेट करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। अब ख़ास किस्म के बायर से मुराद क्या है कि जो लग्जरियस गुड होते हैं उसमें वो टीवी पे ऐड आता है तो वो हर कोई उसको देखता है, यानी कि मिडिल क्लास के लोग भी देखते हैं, अपर क्लास के भी लोग देखते हैं। जैसे आप मिसाल देख लें कि रोल रॉयस कार है या BMW कार है, इसके एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पे आते हैं तो वो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनका जो मेन टारगेट होता है वो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं और ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स उसके अंदर खेलते हैं कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। इवन के जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी उनको ख़रीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि iPhone 13 Pro के लिए किसी ने अपना किडनी तक बेच दिया उसको ख़रीदने के लिए, हालांकि उसके बगैर भी उसका काम चल सकता है, उसमें कोई ऐसा अमेजिंग फ़ीचर नहीं है या कोई ऐसी अलग से चीज़ नहीं है कि दूसरे मोबाइल में आपको नहीं मिल सकती। मीन्स के किडनी इज़ इक्वल टू iPhone 13, ये कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट इट हैज़ सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन सोसाइटी। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो नाकदीन हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो ये कहते हैं एडवर्टाइजिंग जो है वो ह्यूमन इफेक्ट पर
बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे जो है बहुत हार्मफुल इफेक्ट कर रही है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में बता रहे हैं। फर्स्ट, its psychological effects are damaging in that it debates the taste of consumer by inculcating materialistic values about how to achieve happiness। यानी कि ये जो हमने पीछे बात की कि एक इंसान मोबाइल ख़रीदने के लिए इस हद तक राज़ी हो जाता है कि वो अपना कुर्ता तक बेच देता है। अनदर मेजर क्रिटिसिज्म और एडवर्टाइजिंग इज़ दैट इट इज़ वेस्टफुल, यानी कि ये बिल्कुल बेकार है। दोज हु मेक इट दिस टाइप ऑब्जेक्शन पॉइंट टू डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। यानी कि वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, वो कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बिटवीन जो है ये आ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट वो होती है जो रिसोर्सेज यूज़ होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के दौरान, जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, लेबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो प्लांट की मशीनरी कंज्यूम्ड हो रही होती है उसको बनाने के लिए। सेलिंग कॉस्ट आर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट डू नॉट गो इनटू द प्रोडक्ट इटसेल्फ बट रेदर आर रिकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ परसुएडिंग कंज्यूमर टू परचेज इट। यानी कि सेलिंग कॉस्ट वो होती है जैसे कि एडवर्टाइजिंग है कि उससे प्रोडक्ट में कुछ नहीं ऐड हो रहा। एक अगर एडवर्टाइजिंग के ऊपर लाखों रुपए खर्च करते तो उससे आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, कोई नए फीचर्स ऐड नहीं हो रहे, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो महंगी ज़रूर हो रही है और आपको एज अ कंज्यूमर उसको पे करना है। यानी कि कोई आपके प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की मद में एक अच्छे खासे पैसे जो हैं वो टेलीविज़न चैनल को और दूसरे लोगों को दिए जा रहे हैं और वो पैसे आप पे करते हैं। Advertiser countered that advertisement do add information to the product, but of course the information could be supplied more directly and inexpensively. They also say, however, that advertising create desire and thus is responsible for gradually expanding economy. अब जो एडवर्टाइज़र हैं वो कह रहे हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट इसलिए की जाती है कि प्रोडक्ट की जो है वो इन्फॉर्मेशन ही डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा दी जाए। यानी कि कंज्यूमर क्लियर हो जाए उसका माइंड कि वो जो चीज़ खरीदने जा रहा है उसमें क्या फ़ीचर्स हैं और क्या सारी चीज़ें। और उसके अलावा वो ये भी ऐड करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इकोनॉमी के अंदर भी एक अच्छा रोल प्ले करती है क्योंकि उससे पैसे की मूवमेंट हो रही होती है। उसके बाद जॉन केनेथ गैब्रियथ एंड अदर क्रिटिक्स हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट एडवर्टाइजिंग मेरली मैनिपुलेट्स कंज्यूमर। यानी कि जॉन केनेथ गैब्रियथ साहब हैं ये कह रहे हैं, और उनके अलावा और भी बहुत से नाकदीन हैं, वो ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो कंज्यूमर्स को जो है वो मैनिपुलेट करती है, उनको नुकसान पहुँचाती है। क्रिएटिंग डिज़ायर्ड सोनली टू एब्जॉर्ब इंडस्ट्रियल आउटपुट। यानी कि उनके अंदर एक लालच पैदा करती है कि वो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसको ख़रीदने की तरफ जाएं। फिजिकल डिज़ायर सच एज़ द डिज़ायर फॉर फूड एंड शेल्टर एंड परफेक्टली नॉर्मल। जैसे फिजिकल डिज़ायर जो होते हैं जो कि आपको खाने के लिए हैं, एक मकान के लिए, ये डिज़ायर तो नॉर्मल है, बट द साइकोलॉजिकल डिज़ायर दैट आर इंस्पायर्ड बाय एडवर्टाइजिंग आर नॉट अंडर द कंज्यूमर कंट्रोल इन द सेम वे दैट फिजिकल डिज़ायर्स आर विच पुट द फर्म इंस्टीड ऑफ द इंडिविजुअल इन कंट्रोल। वो ये कह रहे हैं कि फ़िज़िकल डिज़ायर जो है वो तो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिज़ायर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईफोन के लिए या दूसरे मोबाइल्स के लिए या दूसरे लग्जरियस आइटम के लिए एक इंसान इतना पागल हो जाता है, इस हद तक चले जाता है कि वो बिल्कुल जो है वो उस चीज़ को ऐसा कर देता है कि उसके लिए अपने गुर्दे को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। लोग कैसे बुरे कामों में लग जाते हैं, चोरी चकारी में लग जाते हैं, इस तरीके के उल्टे काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात जो होती हैं। यानी कि इसके लिए एक शेर भी है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश के दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इंसान की ख्वाहिशात तो कभी भी पूरी नहीं होती। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग है। आल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व 3 थिंग्स। यानी कि जितनी भी कम्युनिकेशन होती हैं उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग की डिटेल नीचे आएगी। द ऑथर और ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज, द मीडियम दैट कैरीज द मैसेज। यानी कि ये 3 कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं जो एडवर्टाइजिंग जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचती है। यानी कि एक जो ऑथर होता है जो मैसेज को बना रहा होता है या ओरिजिनेटर होता है। द मीडियम दैट कैरीज द मैसेज, उस मीडियम के थ्रू जिसके थ्रू मैसेज जाती है, यानी कि बाय रेडियो, बाय टीवी, बाय न्यूज़पेपर, बाय मैगजीन, एंड द ऑडियंस हु रिसीव्ड, और जो ऑडियंस है जिनके पास वो जाती है। डिसेप्शन इन्वॉल्व 3 नेसेसरी कंडीशन इन द ऑथर। यानी कि डिसेप्शन जो ऊपर आई है कि इसकी 3 नेसेसरी कंडीशन होती हैं। पहली क्या है, द ऑथर मस्ट इंटेंड टू हैव द ऑडियंस बिलीव समथिंग फॉल्स। यानी कि ऑथर की यानी कि जो उसका बनाने वाला है उसकी ये नीयत हो कि ऑडियंस जो है वो भले झूठ बोल रहा है लेकिन उसकी बात को यकीन कर जाए। तो ऑथर मस्ट नो इट टू बी फॉल्स, यानी कि ऑथर को पता हो कि ये चीज़ गलत है, जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा हूँ वो गलत है। द ऑथर मस्ट नोविंगली डू समथिंग टू ब्रिंग अबाउट दिस फॉल्स बिलीव। यानी कि वो कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसे आइडिया क्रिएट कर रहा है कि लोग जो है इस चीज़ पर यकीन करना शुरू कर दें। तो ये जो कहलाता है ये डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग कहलाता है। The media carrying the message also has a responsibility to ensure the truth of what it carries to the audience। यानी कि जो मीडिया है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस मीडियम के थ्रू ये मैसेज ऑडियंस तक जा रहा है कि वो ठीक भी है या नहीं है। टू डिटरमाइन द एथिकल नेचर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिलेवेंट। एथिकल नेचर जो है
इखलाकी तौर पर एडवर्टाइजमेंट ठीक है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं वो रेलेवेंट हैं। जैसे अब आइए इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। द इंटेंडेड एंड एक्चुअल सोशल इफेक्ट्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो सोशल इफ़ेक्ट माशरे पे जो एडवर्टाइजिंग की वजह से इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उनके पीछे नीयत क्या है। द इन्फॉर्मिंग परसुएसिव करेक्टर ऑफ द एडवर्टाइजिंग, परसुएसिव करेक्टर, परसुएसिव इन्फॉर्मेशन जो जा रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एंड वेदर इट क्रिएट्स इरेशनल और इंजूरियस डिज़ायर्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक डिज़ायर, ख़तरनाक ख्वाहिशात लोगों के दिलों में जन्म लेनी है। एंड द वेदर द एडवर्टाइजमेंट कंटेंट इज़ ट्रूथफुल एंड टेंड टू मिसलीड, और आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो कंटेंट है वो ठीक भी है या वो लोगों को एक गलत तरफ लेके जा रहा है, एक गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, यहाँ से ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसमें बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्कस होंगे एंड देन उसके बाद द हार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डिस्कस होंगे, और हर किसी के 4 पॉइंट्स हैं जिनको इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं द बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग में क्या है? इनरमस ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर डिवोटेड टू एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज एवरीवेयर इन टुडेज वर्ल्ड, सो दैट एज पॉल 6 रिमार्क, नो वन कैन नाउ एस्केप द इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी कि कोई पॉप पॉल हैं, उन्होंने दिया था कि भाई कोई भी एडवर्टाइजिंग के इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकता। सम क्रिटिक्स कंडेम एडवर्टाइजिंग एज अ वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत से क्रिटिक्स ने एडवर्टाइजिंग को वेस्ट ऑफ टाइम कहा है, टैलेंट और मनी को भी कहा है कि पैसे का ज़िया है, टैलेंट का ज़िया है, एसेंशियली पैरासाइटिक एक्टिविटी, बिल्कुल पैरासाइटिक एक्टिविटी है। इन दिस व्यू नॉट ओनली डज एडवर्टाइजिंग हैव नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, बट इट्स इन्फ्लुएंस इंटायरली हार्मफुल एंड करप्टिंग फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग अपने आप में कोई फ़ायदा नहीं रखती, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और ये सोसाइटी को करप्ट कर रही है और इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुँचा रही है। बट एडवर्टाइजिंग आल्सो हैज़ सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर गुड एंड समटाइम इट इज़ रियलाइज्ड, लेकिन बाज़ औक़ात जो है एडवर्टाइजिंग अच्छी भी होती है, और इसको बाज़ औक़ात आप इसको अच्छा भी समझते हैं। जैसे कि कोविड-19 का दौर हमने गुजारा, तो उसके थ्रू जो अच्छी बातें आती थी, मास्क के हवाले से जो अवेयरनेस आई, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है ये बताए जा रहे थे कि कोविड-19 में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, या फिर किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा था, तो वो एक टीवी पे एक मुहिम आ रही थी कि आपने मास्क लगाना है, हैंड वॉश करने हैं, पब्लिक बेसिक्स में मास्क लगा के जाना है। ये सारी चीज़ें थी, ये पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग में भी आती हैं। हेयर सम ऑफ द वे दैट हैपेंस, यानी कि आप उसमें कुछ बेनिफिट्स बता रहे हैं सोसाइटी के। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट बता रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो गाइड होता है मॉरल इखलाकी अक़दार की तरफ, और आम तौर पे गुड कंट्रीब्यूशन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, जैसे हमने कोविड-19 की मिसाल ली। एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज़फुल टूल है ऑनेस्ट एंड एथिकली रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन का, यानी कि एक ईमानदारी और एथिकली इखलाकी तौर पर एक अच्छे कंपटीशन को फ़रोग़ देता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी एक अच्छा किरदार अदा करता है, और इंसानी तरक्की में भी एक अच्छी किरदार अदा करती है। एडवर्टाइजिंग जो है बहुत दूसरे तरीक़ों से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि भाई रैशनली डिज़ायर कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन सी सर्विसेज अच्छी है, और उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को डिसीजन लेने में मदद करता है, एफिशिएंसी को वो करता है, और प्राइसेस को भी कम करने में मदद करता है। एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, और बिज़नेस और ट्रेड को एक्सपेंड भी करता है। मैं थोड़ा स्पीडली लेके चल रहा हूँ लेक्चर को, सिर्फ इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, उर्दू में डिटेल आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी आप खुद भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको सेंड कर दूँ। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट, सेकंड पॉइंट है बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एक अच्छा कंट्रीब्यूट करती है डेमोक्रेसी में, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक में और मार्केट सिस्टम में भी, इखलाकी कदरों को फ़रोग़ देती है। एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, फ्री और रिस्पॉन्सिबल आज़ाद मीडिया जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात की जाती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये कॉन्ट्रास्ट करती है हमें। ये बहुत से चैनल्स जो होते हैं उनके थ्रू पता चल रहा होता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक भी चल रहा है या नहीं चल रहा, यानी कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग जो है, स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो उसके बारे में मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा होता है। सो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कैन मेक इट्स कंट्रीब्यूशन बाय इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द आइडियाज़ एंड पॉलिसी प्रपोजल ऑफ पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, यानी कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हमें पता चलता है कि कौन सी पार्टी कैसी है, कौन सा कैंडिडेट कैसा है, इनकी क्या पॉलिसी हैं, इनके पीछे क्या आइडियाज़ हैं,
यानी कि उन लोगों के बारे में भी पता चल रहा होता है जो कि कैंडिडेट को पहले से लोग नहीं जानते। यानी कि बाज़ कैंडिडेट्स किस पार्टी के वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, उसको आमतौर पे जनरल पब्लिक जानती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको पब्लिक नहीं जानती, तो उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू लोगों में अवेयरनेस दी जाती है कि भाई ये बंदा है और इस तरीके से है, इसकी ये आइडियोलॉजी है, ये इसकी पास रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा होता है। कल्चरल बेनिफिट क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डिसीजन अबाउट मीडिया कंटेंट। दिस they do by supporting material of excellent intellectual, aesthetic and moral quantity present in the public interest in view, and particularly by encouraging and making possible media presentation which are oriented to minorities whose needs might otherwise go unserved। यानी कि ये बता रहे हैं कि कल्चरल बेनिफिट क्या होते हैं कि एक कल्चर में हमारे साथ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं। यानी कि अगर अब मुसलमान कम्युनिटी जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा है, उसके अलावा क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ रहते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे आइन के मुताबिक अगर हम क्रिश्चियंस को कुछ राइट देते हैं और हिंदुओं को कुछ राइट देते हैं तो उनके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए जैसे कुछ माइनॉरिटीज़ को हम नहीं देते, उनकी इजाज़त नहीं है पाकिस्तान में रहने की, तो उनके लिए यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए बात हो रही है जिसके लिए हमारा आइन, हमारी हुकूमत, हमारा कानून इजाज़त देता है। एडवर्टाइजिंग कैन इटसेल्फ कंट्रीब्यूट टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा काम करती है। जैसे हमने कोविड-19 की मिसाल ली, लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेशन के बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह चल रहे होते हैं और लोगों को इस तरीके से वो दूसरों को जो है भला पहुँचा रही होती है। एडवर्टाइजिंग जो है बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भी लाती है और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमिंग होता है। जैसे कि बच्चों के एड्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे और एंटरटेन, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एड्स जो हैं वो वायरल हो जाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग फैक्टर होता है। सम एडवर्टाइजिंग आर इंस्टेंसेस ऑफ पॉपुलर आर्ट विच इज़ अ विविसिटी एंड एलेन ऑफ ऑल देयर ओन। यानी कि ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एड्स जो हैं वो इतने ज़बरदस्त बना दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरह, एडवर्टाइजर्स की वजह से, कि आपको बहुत ज़्यादा वो अच्छे लग रहे होते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। मॉरल एंड रिलीजियस बेनिफिट की बात हो रही है। इन मैनी केसेस टू बेनवोलेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग दोज ऑफ रिलीजियस नेचर यूज़ एडवर्टाइजिंग टू कम्युनिकेट देयर मैसेज। यानी कि बहुत से रिलीजियस जो नेचर्स के जो होती हैं चीज़ें वो जो हैं वो भी एडवर्टाइजमेंट कर रही होती हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा अजवा खजूर के एड्स आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो किसी जगह पर अगर एक अच्छे आलिम दीन जो हैं वो बयान करने आ रहे होते हैं या कोई अच्छा दीनी और मजहबी प्रोग्राम हो रहा होता है तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है कि उसके लिए भी लोग जा सकें, वहाँ पे काम कर सकें। जैसे बता रहे हैं मैसेज ऑफ फेथ, पेट्रोटिज्म, टॉलरेंस, कंपनसेशन एंड नेबर सर्विस ऑफ चैरिटी टुवर्ड्स द नीडी, मैसेजेस कंसर्निंग हेल्थ एंड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव एंड हेल्पफुल मैसेज दैट एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल इन अ वैरायटी ऑफ बेनिफिशियल वे। यानी कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप शौकत खानम की मिसाल ले सकते हैं, तो उसके लिए चैरिटी की जो चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको एक आ रहा होता है, जैसे आजकल डैम का चल रहा था पिछले दिनों कि अगर आप डैम फंड में पैसे देना चाहते हैं तो आप किस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से मुख्तलिफ चैरिटेबल हॉस्पिटल जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके एड्स वगैरह चल रहे होते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो एड्स दे सकते हैं। जैसे ज़कात है कि हमारा रिलीजियस हमारे ऑब्लिगेशन है ज़कात देना, तो उसके लिए भी एड्स वगैरह आ रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ज़कात दे सकते हैं। द हार्म डन बाय एडवर्टाइजिंग, अभी हमने बेनिफिट्स की बात की, अब जो है वो नुकसानात की बात आ रही है। देयर इज़ नथिंग इंस्टेंटली गुड और इंस्टेंटली इवल अबाउट एडवर्टाइजिंग। यानी कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुरा है एडवर्टाइजिंग के। ये एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अगर अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। If it can have and sometimes does have beneficial results such as those just described, it also can and often does have a negative harmful impact on the individual and society। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के बाज़ दफ़ा अच्छे इफेक्ट भी होते हैं और बाज़ दफ़ा बुरे इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि मिला जुला कह सकते हैं। जैसे कि हमने ये लेक्चर शुरू किया था तो उसमें, लेकिन ये बात है कि 60-40 का रेशो है। अगर 60% चीज़ें बुरी हैं तो 40% चीज़ें अच्छी हैं, ज़्यादा बुरी ही हैं। मोर देन दिस unremitting pressure to buy articles of luxury can arouse false want that hurt both individual and families by making them ignore what they really need। यानी कि बाज़ औक़ात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप एड्स वगैरह देख रहे होते हैं, इस एड्स में ऐसी आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को जो है उसको बढ़ाया जाता है कि इंसान इसकी तरफ इंस्पायर हो जाता है और वो अपनी मेन बेसिक नीड्स जो हैं वो भूल जाता है और उसकी वजह से वो ख़ुद भी सफ़र करता है और उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। उसके बाद इकोनॉमिक हार्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि ऊपर हमें इकोनॉमिक बेनिफिट बताए थे, अब इकोनॉमिक हार्म बता रहे हैं। अब यहाँ पे आ रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांड रिलेटेड एडवर्टाइजिंग कैन रेज सीरियस प्रॉब्लम। यानी कि जो ब्रांड से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ये ब्रांड है, ब्रांडेड है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम आती है। अदर देयर आर ओनली नेग्लिजिबल डिफरेंसेस अमंग सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजिंग में अटेम्प्ट टू मूव पीपल to act on the basis of irrational motives, brand loyalty, status, fashion, sex appeal, etc. instead of presenting in different quality and prices as basis for rational choices।
यानी कि ब्रांड के बारे में इस तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लें एक बहुत बड़े ब्रांड की और एक आप एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट ले लें, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। उनके फीचर्स सेम होंगे, वो काम सेम करते होंगे, सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन एडवर्टाइजिंग के ज़रिए ब्रांड लॉयल्टी को डेवलप किया जाता है, स्टेटस को फ़रोग दिया जाता है, फैशन को फ़रोग दिया जाता है, और मेल और फीमेल को वो किया जाता है कि प्रवोक किया जाता है कि आप इस तरफ आएँ, और उससे जो है ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। फिर आगे आ रहा है, सम टाइम एडवर्टाइजर स्पीक ऑफ इट्स पार्ट ऑफ देयर एक टास्क टू क्रिएट नीड्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इज़ टू केस पीपल टू फील एंड एक्ट अपॉन क्राविंग आइटम एंड सर्विसेज दे डू नॉट नीड। यानी कि क्रेविंग का मतलब होता है जब आप देखते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना हुआ और आपको भूख लगी हुई हो तो आप ललचाते हैं उसकी तरफ, तो वो मुराद हो रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऐसी ट्रिक्स यूज़ करते हैं कि आप ललचाना शुरू कर देते हैं उस चीज़ की तरफ। अब यहाँ पर आ रहा है कि इफ़ अ डायरेक्ट अपील इज मेड टू हिज इंस्टिंक्ट वाइल इग्नोरिंग इन वेरियस वे द रियलिटी ऑफ अ पर्सन इंटेलिजेंट एंड फ्री देन कंज्यूमर एटीट्यूड लाइफ स्टाइल कैन बी क्रिएटेड विच आर ऑब्जेक्टिवली इम्प्रूव एफर्ट डैमेजिंग टू हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर एक डायरेक्ट अपील की जा रही है कि भई आप इस चीज़ को ख़रीदें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा लालच दे दिया गया। ऐसे लॉटरी वगैरह होती है, अगर आप ये चीज़ ख़रीद लें तो आपको इतना इनाम लग सकता है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप सुन रहे होते हैं कि लॉटरी के चक्कर में या इन तरीके की चीज़ों में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाते हैं और अपने आप को नुकसान कर लेते हैं। तो ये हार्मफुल होती है सोसाइटी के लिए, ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जो है इंसान को नुकसान पहुँचाती है। It is true that a judicious use of advertising can stimulate developing countries to improve their standard of living, but serious harm can be done them if advertising and commercial pressure become so irresponsible that community is seeking to rise from poverty to reasonable standard of living and persuade to seek progress by satisfying want that have been artificially created। ये बोल रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि एक डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अपने एडवर्टाइजिंग ऑफ लिविंग को जो है वो अच्छा करने जा रही हैं, तो एडवर्टाइजिंग उसमें हेल्प करती है, लेकिन ये एक सीरियस नुकसान भी हो सकता है अगर एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल के ज़रिए प्रेशर बनाया जाए और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, और उसमें क्या होगा, एक डेवलपिंग कंट्री जो है वो उल्टा नुकसान की तरफ चले जाएगी, क्योंकि एक आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा ऐसी वांट्स और नीड्स क्रिएट की जा रही होंगी कि लोग उसकी तरफ लग पड़ेंगे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और गुर्बत को फ़रोग मिलेगा। द रिजल्ट ऑफ दिस इज़ दैट दे वेस्ट देयर रिसोर्सेज एंड निगलेक्ट देयर रियल नीड्स एंड जेन्युइन प्रोडक्ट फेल्ड बिहाइंड। यानी कि इसमें क्या होगा कि इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अगर लोग आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिज़ायर्स की तरफ चले गए, उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई ऐसी चीज़ों के लिए जो कि जिनके बगैर उनकी ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन कमर्शियल्स और एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो क्या होगा, उसकी तरफ इंस्पायर हो जाएंगे। तो उससे क्या नुकसान होगा कि वो अपनी एक्चुअल नीड्स जो है उनको भूल जाएंगे और वो अपनी रिसोर्सेज को ज़ाया करेंगे, और जेन्युइन जो प्रोडक्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो फॉल हो जाएगी। अब पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के हार्म्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कैन सपोर्ट एंड असिस्ट द वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक बॉडी बट आल्सो कैन ऑब्स्ट्रक्ट इट। यानी कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हेल्प तो करती है लेकिन इसको नुकसान भी पहुंचाती है। ये कब होता है कि एग्जांपल ये दे रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग लिमिटेड पॉलिटिकल कंपटीशन तो वेल्दी कैंडिडेट और ग्रुप। यानी कि एडवर्टाइजिंग इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए कि उससे में कंपटीशन जो है वो सिर्फ वेल्दी, जो जैसे आप सुन रहे होते हैं कि इलेक्शंस में दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे लगता है, तो वो एक पैसा जो उसमें खर्च होता है उसका एक जो फॉर्म है वो एडवर्टाइजिंग भी है। यानी कि एक अमीर बंदा जो है वो तो एडवर्टाइजिंग कर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो एडवर्टाइजिंग करेगा ही नहीं, उसको लोग जानते ही नहीं होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो अमीर आदमी है वो तो बहुत तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो इस काबिल नहीं होगा कि हुकूमत कर सके या लोगों के मसले मसाइल को हल करे। लेकिन एक इंसान जो काबिल था, जो मसले मसाइल को हल कर सकता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एडवर्टाइजिंग करे और लोगों को बता सके कि वो लोग उसको जान सके, पहचान सके, उसको वोट कर सके। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की सूरत में भी। कल्चर हार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या? एडवर्टाइजिंग आल्सो कैन हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ओपन कल्चर एंड कल्चरल वैल्यूज़। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन आल्सो कैन फाइंड देमसेल्फ टेम्प्टेड टू इग्नोर एंड एजुकेशनल सोशल नीड्स ऑफ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस। यानी कि कम्युनिकेटर्स जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं एजुकेशनल नीड और सोशल नीड्स और सर्टेन सेगमेंट का। यानी कि ऐसा नहीं कि ख़ास लोग होते हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे उनमें कौन लोग होते हैं? बहुत ज़्यादा यंग जो होते हैं, और उसके बाद जो गरीब होते हैं और जो पुअर होते हैं, जो इस चीज़ को नहीं कर सकते, उनको हु डो नॉट मेजर डेमोग्राफिक पैटर्जी एजुकेशन इनकम हैबिट्स ऑफ द बाइंग एंड कंज्यूमिंग एक्सेट्रा। तो उनको क्या करते हैं, जो एडवर्टाइज़र होते हैं, जो कम्युनिकेटर्स जो होते हैं, वो उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऑफ द काइंड ऑफ ऑडियंस एडवर्टाइजिंग वांट टू रीच इन दिस वे द टून एंड इंटेंट लेवल ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन मीडिया जनरल आर लोवर्ड। यानी कि उसमें ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजर्स का ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है, कि वो जो है इसी वजह से जो है वो एडवर्टाइजिंग को बुरा समझा जाता है। All too often advertising contribute to the individual stereotyping of particular group that places them disadvantage in relation to other। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की कि जो इनको
अच्छी एजुकेशन, महंगी एजुकेशन को फॉलो कर सकता है, जिसकी इनकम अच्छी है, जिसको आदत बनी हुई है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है और उनको कंज्यूम करता है. हाउ ऑफन दे ट्रीटेड नॉट एज पर्सन विद एन इनवायलेटेबल डिग्निटी बट एज ऑब्जेक्ट हुज पर्पस इज टू सेटिस्फाई अदर एपिटाइट फॉर प्लेजर और फॉर पावर. यानी कि ये पूछ रहे हैं कि भाई कैसे मुमकिन है कि ये इंसानों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि भाई सिर्फ उसी ग्रुप को टारगेट करना है या उसी बंदे को सेटिस्फाई करना है जो ये चीज़ें खरीद सकता है, ये अफोर्ड कर सकता है. हाउ ऑफन द रोल ऑफ वुमन एज वाइफ एंड मदर इज अंडर एवेल्यूटेड और इवन रिडिकुलेटेड. यानी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक औरत का एज आ बीवी और एज आ मदर किरदार जो है वो अंडर वैल्यूड कर दिया जाए, कि उसकी कोई औकात ही नहीं है, उसको कुछ ना समझा जाए. हाउ ऑफन इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ डिसाइड एज अ masculine creator are denial of the specific gifts of feminine insight, compassion and understanding which so greatly contribute to the civilization of love. यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि फीमेल जो है वो बिज़नेस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छा रोल कर रही हैं, तो उनको जो है वो निगलेक्ट क्यों कर दिया जाता है. एडवर्टाइजमेंट को चाहिए कि इन 4 सवाल जो इन्होंने पूछे हैं इनके बारे में भी बात करें, इनको भी प्रमोट करें. अब आगे आ रहा है मॉरल एंड रिलीजियस हार्म ऑफ एडवर्टाइजिंग. Advertising can be tasteful and in conformity with high moral standard, occasionally even morally uplifting, but it also can be vulgar and morally degrading. यानी कि एडवर्टाइजिंग जो है बहुत अच्छी होती है अगर वो इखलाकी कदरों का ख्याल रखे और इस तरीके की मॉरली माशरे को ऊपर उठाए, ना कि ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा वल्गर जो है, जो सेक्सुअल कंटेंट होता है उसको दिखाना शुरू कर दे और इखलाकी कदरों को जो है वो बिल्कुल ही भुला दे. As reflection of the dark side of human nature made by sins, pornography and the escalation of violence are age-old realities of human condition. यानी कि पोर्नोग्राफी जो है और वो दूसरी बुरी तरीके की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अरसे से ये चल रही आ रही है. ऐसा नहीं है कि इस साल स्टार्ट हुई हैं या पिछले 10 साल में स्टार्ट हुई हैं, बाकी ये बहुत पुराने वक्तों से ये सारे मसले मसाइल जो है वो चलते हुए आ रहे हैं. इन द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी हाउएवर दे हैव टेकन ऑन न्यू डायमेंशन एंड बिकम सीरियस सोशल प्रॉब्लम. यानी कि इस वक्त में जो है आने वाले कुछ वक्त के अंदर जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, मोबाइल 3G 4G सारी चीज़ें आई हैं, तो ये सारी चीज़ों ने जो है बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला है. एट अ टाइम ऑफ वाइड स्प्रेड एंड अनफॉर्चुनेट कन्फ्यूजन अबाउट मॉरल नॉर्म, द communications media have made pornography and violence accessible to a vastly expanded audience including young people and even children, and a problem which at once time was confined mainly to wealthy countries has now become via the communication media to corrupt moral values in developing nations. यानी कि जो तरक्की पजीर, पहले ये होता था कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क थे उनके अंदर ये इन चीज़ों को एक्सेस करना, पोर्नोग्राफी और दूसरी चीज़ों को, वहाँ आसान था, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा आसान नहीं था. लेकिन अब आप देखते हैं कि ईज़िली जो बच्चे हैं और जो दूसरे लोग हैं बहुत इजी एक्सेस है उनका इन चीज़ों तक, और ये जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, आपकी अखलाकी कदरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं. और आप मीडिया में भी देखते रहते हैं बहुत बुरी न्यूज़ आ रही होती हैं इस हवाले से. तो खैर अल्लाह पाक रहम करे. We note to certain special problem relating to advertising that treats of religions or pertain to specific issue with a moral dimension. नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने ये भी महसूस किया है कि हमारी जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और दूसरी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंच रहा है. इन केस ऑफ द फर्स्ट सॉर्ट, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग समटाइम इंक्लूड रिलीजियस थीम्स और यूज़ रिलीजियस इमेजेस और पर्सोनेट टू सेल प्रोडक्ट. यानी कि यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पहला मसला तो ये भी निकल के आता है. एक मेन चीज़ जो अब ये इस पूरे लेक्चर को जो है समराइज़ करना चाह रहे हैं कि बहुत से कमर्शियल एडवर्टाइज़र जो है वो रिलीजियस थीम्स को यूज़ करते हैं. जैसे आप देख रहे होते हैं रूह अफ़ज़ा वाले जो हैं वो अफ्तारी को दिखा रहे होते हैं. अफ्तारी को बहुत सारे लोग जो हैं वो दिखा रहे होते हैं. जैसे रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर होता है रमज़ानों में अफ्तारियों के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिलीजियस टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं. अब जैसे खजूर के ब्रांड जो हैं वो अफ्तारी को दिखा रहे होते हैं कि भाई अब ये ऐसी चीज़ हैं, ये ऐसी चीज़ें बन गई हैं हमारे माशरे में कि इनकी रिक्वायरमेंट है ही है. तो उस तरीके से रिलीजियस टर्म्स को यूज़ करते हुए इन्होंने जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया. सेकंड केस ये दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग समटाइम यूज टू प्रमोट प्रोडक्ट इंक्लूड एटीट्यूड्स एंड फॉर्म ऑफ बिहेवियर कॉन्ट्रेरी ऑफ मॉरल नॉर्म. दैट इज़ द केस फॉर इंस्टेंस विद द एडवर्टाइजिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स, abrofeates and product harmful to the health, and with government sponsored advertising campaign for artificial birth control, so called safe sex and similar practices. यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं जो कि इतनी खुलेआम नहीं बिकनी चाहिए लेकिन गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर्ड कर देती है उन चीज़ों को बेचने के लिए. जैसे कि आप देख रहे होते हैं सेक्स कंट्रोल जो है वो मेडिसिन और दूसरे जो इक्विपमेंट हैं उनकी जो एड्स वगैरह जो हैं वो आ रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं. तो ये था आज का लेक्चर. मैंने कोशिश किया थोड़ा स्पीडली इसको कवर करूं. तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको रह गया हो या कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझसे ये भी ले सकते हैं.
तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में।